वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है ना, वो चाहे वन हो चाहे वो जीव हो, जो भी उस वन के अंदर का कंपोनेंट होता है वो सब इसमें एक इंटीग्रेटेड पार्ट इसको डिस्ट्रिक्ट मिलता है। इसी तरह आईएफएस ऑफिसर्स को भी एक पूरा डिवीजन मिलता है और उसका जो हेड होता है वो डीएफओ होता है, जिसको डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बोलते हैं सर। और उसी सेवा के लिए आईएफएस ऑफिसर्स बनते हैं। तो डिवीजन भी बनाया जाता है, उसको डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। दोस्तों के साथ मैंने अपना रिजल्ट देखा और मेरा रिजल्ट देखने से पहले ही मेरे पास कॉल आ गया था मेरे एक दोस्त का, जिसने मेरे से पहले रिजल्ट दिया। तो एक सेटिस्फाइंग फीलिंग थी कि चलो ठीक है, अब फाइनली एक मौका मिल गया है। माँ बाप बहुत खुश हैं, उनको जब बताया तो वो भी बहुत खुश हैं। दुलारे बेटों को जो है अपने आंचल में लिया, माने नहीं लिया। पापा जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, उन्होंने माता नाजिया बानो और पिता मोहम्मद नौशाद का खुशी का ठिकाना तब न रहा जब उनके दुलारे बेटे का रिजल्ट आया, और रिजल्ट भी वो आया जो अपेक्षाओं से परे था। बेटा ने बुलंदियां छू ली थी। जी, हम बात कर रहे हैं आमिर नौशाद की, जिसने हाल ही में आईएफएस की परीक्षा को पास किया, उत्तीर्ण किया है, 120वीं रैंक हासिल की है और फख्र से सीना, गर्व से सीना चौड़ा हो गया, माथा मस्तक गर्व से उठ गया। दादा का, पिता का, पूरे परिवार का, जब लाडले बेटे ने 120वीं रैंक हासिल कर भारतीय वन सर्विस की परीक्षा को पास किया। ऐसे आमिर नौशाद जिन्होंने के साथ में बात करेंगे, पूरी यात्रा को जानने का प्रयास किया जाएगा कि यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई थी और जो मुकाम हासिल मिला है उस मुकाम में दुश्वारियाँ क्या क्या सामने आई हैं, और आज सफलता का स्वाद इनको जो मिला है वो कैसा चख रहे हैं, कैसा लग रहे हैं। आमिर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आमिर साहब, बात की जाए उस सफ़र की, एक छोटा बच्चा गले में या अपने कंधे पे बस्ता निकाल दे के, बैग लगा के जब निकलता है स्कूल से, क्या लगता है कि वो आईएफएस ऑफिसर आमिर नौशाद बन के तैयार होएगा, बन के सामने आएगा? सर, जब मैंने खुद शुरुआत की थी तो मुझे बस ये था कि मेरे घर वालों ने मुझे हमेशा यही सिखाया कि पढ़ाई और शिक्षा बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक आने का तो सर कभी सोचा नहीं था, क्योंकि आसपास ना कभी ऐसा कुछ माहौल देखा था और ना कोई जानने पहचान में ऐसा कुछ था। लेकिन मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल ये है कि उन्होंने हमेशा कभी कोई सपना देखने से रोका नहीं है सर। और वो वक्त अलग था जब हम स्कूल जाया करते थे, और आज के वक्त में मुझे देख के लगता है कि आज के बच्चों को तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है सर। तो स्कूल जाने वाला हर एक बच्चा ये सपना देख सकता है और मुझे लगता है अब पूरा किया जा सकता है। क्या लगता था कि आप जो स्कूल की गलियाँ और स्कूल की गलियों से जो शुरुआत होता है सफ़र, हम सफ़र की बात करेंगे, उस स्कूलिंग की बात करेंगे, उन कॉलेजों की बात करेंगे। आपकी जो सफ़र की शुरुआत की गई थी स्कूलिंग की, वो कहाँ से की गई थी? सर, मैं सबसे पहले मैंने अपना 8th क्लास तक जो पास किया है वो श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल देवबंद से ही पास किया। उसके बाद 9th to 12th मैंने ददून वैली पब्लिक स्कूल देवबंद से किया सर। उसके बाद मैंने अपना बीटेक जो किया है वो 2011 से 2015 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग देहरादून डीआईटी से किया सर। तो ये मेरा बेसिक एक एजुकेशन का जो था वो ये था सर। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारियाँ शुरू की सर, और फाइनली अब लगभग एक दशक के बाद मुझे ये सफलता है। 10 साल लगे सफलता के लिए, लेकिन जय निकले तो थे आईएएस बनने के लिए। यस सर। और बन गए आप आईएफएस वन अधिकारी। जी सर। हालांकि जय सेवाएं तो सेवाएं होती हैं, जी। तो क्या लगता है कि जो अपना सपना देखा था वो आयाम पूरा स्थापित हो गया और सपना पूरा हो गया? हाँ सर, मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ अपनी इस जर्नी से, और जिस तरीके से मैंने सोचा था कि जिस तरह से चीज़ें टर्न आउट हो, इवेंचुअली वो हो गई। ऑल इंडिया सर्विस में मुझे एक मुकाम मिल गया है, और मुझे लगता है मुझे देश की सेवा करने का वो मौका जो मैं चाहता था वो मिल गया सर। किस तरह की सर्विसेज रहती है ये, अगर हम बात करें भारतीय वन सर्विस की बात अगर हम करते हैं, क्या क्या इसमें विशेष होता है? क्योंकि जो आईएएस की बात करें तो जो पूरी तरह से जो सिविल सर्विस रहती है, आईपीएस की बात करें पुलिसिंग की बात होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं वन अधिकारी को, जो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, पर्यावरण के लिए काम करना होता है, वन संरक्षण के लिए काम, पूरा क्या असर आपने इसको समझा है जिसके लिए आप जो तैयार होकर मैच्योर होकर उस सर्विस के में जा रहे हैं? सर, अगर हम अभी अपना जो प्रेजेंट जो आज का वक्त जो देख रहे हैं, हम उसमें देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, और इस सब में एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, और साथ ही साथ सर जो ग्लोबल ट्रीटीज़ होती हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड,
उन सबको इम्प्लीमेंटेशन का काम आईएफएस ऑफिसर्स करते हैं। तो आईएफएस ऑफिसर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी होता है और जो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के अभी इसमें एक कंपोनेंट है कि जो आप वन वन के अंदर, जो जंगल के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, तो जिस तरीके से आईपीएस सिविलियंस के साथ काम करते हैं, इसी तरीके से जो आईएफएस ऑफिसर होते हैं वो जंगल के एरिया में उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इट्स अ गुड मिक्स ऑफ बोथ, और दोनों का एक कॉम्बिनेशन है और एक बहुत अच्छी सर्विस है, और मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूं कि मुझे इस सर्विस में काम करने का मौका मिलेगा। अमित जी, वन संरक्षण की आपने बात की है, नदी संरक्षण की आपने बात की है, लेकिन वन्य जीव आज जो है ना खत्म होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। संरक्षण क्या उनको भी आपका जो है दायित्व बनता है, या आपकी जो सर्विस है वो भी, क्योंकि वन में तो वो सब चीज़ें आती है, उसमें जो जड़ी बूटी भी आ जाती है, औषधियाँ भी आ जाती है, आप उसमें दुर्लभ वो प्रजातियाँ भी आ जाती है, जो पशुओं की, पक्षियों की जो, और उसमें जो नदी जो हमारा जीवनदायिनी मानी जाती है वो भी आ जाती है, वृक्ष आ जाते हैं, तमाम वो चीज़ें आ जाती है, इन्वायरमेंट्स आ जाते हैं। क्या किस तरह का जो है मतलब किस तरह की चीज़ें सामने जिनके लिए हमें काम करना होता है? सर, पूरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है ना, वो चाहे वन हो चाहे वो जीव हो, जो भी उस वन के अंदर का कंपोनेंट होता है वो सब इसमें एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। ये सर्विस उन सब के लिए काम करता है, और इसमें कोई एक कंपोनेंट भी ऐसा अछूत नहीं रहता कि जैसे वो वन में कोई भी चीज़ हो, वो एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स जो होते हैं, ऑफिशियल्स जो होते हैं, वो उन्हीं के संरक्षण का, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो उन सबका संरक्षण करें। तो सारी चीज़ों के लिए वो काम करते हैं। संरक्षण करना, जो जीव जी। वन्य क्षेत्र में जो चीज़ आती है उनको संरक्षित करना। लेकिन इसमें एक चीज़ आती है आमिर जी, है जब हम बात करते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करते हैं, आईएएस की बात करते हैं, आईपीएस की बात करते जी। हैं, उसको जो एक क्षेत्र मिला होता है जिसको जी। डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र माना जी। जाता है। लेकिन हम वन पे काम करते हैं, वन का कोई पर्टिकुलर क्षेत्र होता है जहाँ पे जो आईएफएस अधिकारी जाके उसका कोई क्षेत्र होता है उस पर काम करता है। जी बिल्कुल। किस तरह का क्षेत्र रहता है सर? जिस तरह डीएम को डिस्ट्रिक्ट मिलता है, आईपीएस को डिस्ट्रिक्ट मिलता है, इसी तरह आईएफएस ऑफिसर्स को भी एक पूरा डिवीजन मिलता है, और उसका जो हेड होता है वो डीएफओ होता है, जिसको डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बोलते हैं सर। और उसी सेवा के लिए आईएफएस ऑफिसर्स बनते हैं। तो डिवीजन भी बनाया जाता है, उसको डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हेड करता है। आमिर भाई, रिजल्ट आया था, अपेक्षाओं का रिजल्ट, उम्मीदों का रिजल्ट, जी। हाल क्या थे माँ बाप के और आपके, तो मतलब परिवार के? मैं तो अपने दोस्तों के साथ मैंने अपना रिजल्ट देखा, और मेरा रिजल्ट देखने से पहले ही मेरे पास कॉल आ गया था मेरे एक दोस्त का, जिसने मेरे से पहले रिजल्ट दिया। तो एक सेटिस्फाइंग फीलिंग थी कि चलो ठीक है, अब फाइनली एक मौका मिल गया है। माँ बाप बहुत खुश हैं, उनको जब बताया तो वो भी बहुत खुश हैं। और दुलारे बेटों को जो है अपने आंचल में लिया, माने नहीं लिया? पापा जो बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, उन्होंने आपसे लाड जैसा बोलते हैं, हाँ भाई बेटा कामयाब हो गया, बेटे ने फख्र से हमारा सीना और मस्तक उठा दिया है, तो जी क्या? नहीं, मैं इसमें थोड़ा यही बताना चाहूँगा कि मेरे पापा ने कभी ज़िंदगी में मेरे ऊपर गुस्सा नहीं किया। हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी गई कि आप जो भी करना चाहें आप करें अपनी मर्ज़ी से। मेरे ऊपर कभी कोई ऐसा कुछ खास गुस्सा नहीं किया, और क्योंकि मैं यहाँ नहीं था तो रिजल्ट के टाइम मैंने अपने माँ बाप के एक्सप्रेशन नहीं देखे। मैं जामिया आरसीए का स्टूडेंट हूँ दिल्ली का, तो मैं उस वक्त वहीं पे था। फिर 3 दिन बाद मैं अपने माँ बाप से मिला तो सब बहुत खुश हैं। खुशियाँ मनाई गई? जी, बहुत अच्छे से मनाई गई। और आपके दादा साथ में बैठे हुए जी जी। क्या बोले? सब ये तो किसान नेता है वैसे भी। जी सब बहुत खुश हैं, और किसान सरकार चलाते हैं तो जी सब बहुत खुश हैं। सबके लिए एक फ़ख्र का मौका है कि मेरे पूरे परिवार में कोई पहली बार कोई एक सरकारी अफसर बन रहा है, फर्स्ट ग्रेड ऑफ बना है। और ये डीएफओ बनने का मुझे सौभाग्य मिला, और साथ ही साथ मेरे पूरे परिवार को ये एक जो पहचान मिली है इस चीज़ से, उस सब के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। हर एक इंसान के लिए जो भी इस वक्त हमें शुभकामनाएं दे रहा है, तो खुश हैं, सब अच्छे से मना रहे हैं खुशियाँ। दुश्वारियाँ क्या रही हैं वो इस पूरे सफर में, कि यार अब ये हो जाता तो और अच्छा होता, या बहुत सारी दिक्कतें सामने फेस करनी होती है, तो आमिर ने किस तरह की दिक्कतें, कोई दिक्कतें आई है सामने जब हमारे पूरा सफर चल रहा था, यार इस बार नहीं निकल पाया मैं, रिजल्ट बेहतर नहीं आया है, या ये कमी रह गई, चूक रह गई, वो चूक कैसे हटाई है? ये जो एग्ज़ाम डिज़ाइन किया गया है, ये एग्ज़ाम डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि आपकी परेशानियां हर वक्त ये एग्ज़ाम देगा आपको। तो जो उन परेशानियों से निकलता रहता है वो फाइनली निकल जाता है, मतलब सेलेक्ट हो जाता है, बहुत हाई चांस है। तो हर एक बच्चे की तरह मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स कम थी या बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा तो सफ़र भी बहुत लंबा है, लगभग 1 दशक का सफ़र है मेरा, तो इस वजह से
परेशानियां बहुत थी। पर इस सब मामले में मैं बिल्कुल यही बोलना चाहूंगा कि मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा, और मेरे दोस्तों का, मेरे टीचर्स का, मेरे पूरे परिवार का, कि जिन्होंने मुझे उस वक्त मतलब ये हौसला दिया कि नहीं, कुछ ही थोड़ी बहुत कुछ कमियां हैं जो पूरी करनी है, और बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी। तो इस सब के लिए मैं बहुत किसी एक दुश्वारी को याद करना चाहेंगे हाल फिलहाल इस इंटरव्यू के दरमियान? बताना चाहेंगे कुछ? सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है किसी भी एक छात्र के लिए, जो मुझे लगता है, वो एग्जाम देना नहीं होती। एग्जाम देना मुझे लगता है एक सबसे आसान काम है, बट एग्जाम का रिजल्ट का वेट करना वो बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उस वक्त में बहुत आपको मेंटल इश्यूज होंगे, नींद नहीं आएगी, और मतलब एक बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जब आप कहते हो किसी से कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो सारी दुनिया आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेती है। तो वही वो उम्मीदों का बोझ होता है। तो वो मेरे साथ भी था कि आप अपने घर आते हो तो घर वाले, दुनिया पूछती है आपसे कि आप क्या कर रहे हो, कब बनोगे, जिसका जवाब मेरे पास कभी नहीं था। अब तो मैं बन चुका, अब मेरा रिजल्ट बोल रहा है, अब उस चीज़ के उस जवाब को देने की जरूरत नहीं। अब जवाब मिल गया लोगों को ये? नहीं, मतलब सबने ऐसा, किसी ने कोई मजाक उड़ाने के लिए नहीं पूछा, सबने हमेशा बहुत मोहब्बत से पूछा, बहुत उम्मीदों से पूछा। तो लेकिन जो एक एस्पायरेंट होता है, जो उस वक्त उसको वो सवाल अच्छा नहीं लगता ना, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे फेल होने के बाद कोई मेरे से पूछे कि क्या हुआ, क्यों नहीं हो रहा है, क्या, तो वो सब चीज़ें ऑब्वियसली उस टाइम अच्छी नहीं लगती, बट आज के टाइम में सब कुछ हो गया तो सब अच्छा लगा। इंडियन सर्विस में आप गए हैं या जा रहे हैं, और ये उम्मीदों की सर्विस होती है, बड़ी उम्मीदें लगाई जाती है। बात हम करते हैं आईएएस की बात करते हैं, हम आईपीएस की बात करते हैं, और आईएफएस की बात करते हैं। बड़ी उम्मीदों के रहते हैं। भले कई जगह सिविल लगाता है, कई जगह न्याय की उसमें जो हम पुलिस अधिकारी बनते हैं तो भी न्याय के लिए हमें उम्मीदें लगती हैं। लेकिन आप जब फॉरेस्ट में गए हैं, फॉरेस्ट में जो है आपसे जुड़ी हुई जो है जंगल संरक्षण की रहेगी, वातावरण की रहेगी, उन वन्य जीवन जो दुर्लभ प्रजाति होगी उनकी कहीं ना कहीं उम्मीदें आपके प्रति रहेंगी, कहीं ना कहीं उन लोगों की भी रहेंगी। भाई आमिर भाई अब आगे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल। क्या खरा उतर पाएंगे आप? मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। कैसे? मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है, और मुझे पता है कि मेरे माँ बाप ने न्याय कर पाएंगे आप अपने सर्विस के साथ? 100%। मैंने अपनी मेहनत में बहुत न्याय किया है, और मेरे माँ बाप ने हमेशा मुझे एक परवरिश यही दी है कि क्योंकि क्वेश्चन मार्क कब लग जाएगा पता नहीं चलता है। नहीं, आप बेफिक्र रहिए, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। मैं बेफिक्र हूँ तो आपको थोड़ा मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि मैं वो काम अच्छे से करूँ। संदेश क्या देना चाहेंगे? आपको पूरा देश देख रहा है और वो लोग आपको देख रहे हैं जो कामयाब होना चाहते हैं, और आप तो 10 साल आपने दिए, दशक से ज़्यादा आपने समय दिया है उस कामयाबी के लिए, जो काफ़ी लंबे समय से आपकी तरह जो है इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पास भी वो क्षण आ जाए, वो सुखद रिजल्ट आ जाए, मेरे माँ बाप भी हर्षित हो जाए मेरे रिजल्ट से। उनके लिए क्या संदेश रहेगा आमिर भाई? मैं यही कहना चाहूँगा कि फेलियर्स आएंगे, और फेलियर्स एक पार्ट है इस एग्ज़ाम का और लाइफ का भी। तो कुछ लोग शायद सलाह ये दे देंगे कि फेलियर्स को भूल जाओ। मेरी सलाह हमेशा यही रहेगी कि अपने फेलियर से सीखें कि वो फेलियर आया क्यों। और मैंने अपने लिए यही काम किया है कि मैंने कभी भी किसी सिस्टम या किसी एग्ज़ाम को ब्लेम नहीं किया कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है। मैंने हमेशा कोशिश की ये जानने की कि मेरे अंदर क्या कमी है कि मैं नहीं निकल पाया। वो सब सीख के मैंने किया, और साथ ही मैं हर एक युवा इंसान जो भी इस चीज़ को देख रहा हो, मैं उसको ये कहूँगा कि सपने देखिए, बहुत ज़रूरी होता है सपने देखना, और उनके लिए मेहनत कीजिए। हम एक बहुत ही डेमोक्रेटिक कंट्री का पार्ट है, जहाँ सबसे बड़ी हमारे लिए उपलब्धि यही है कि हम एक ऐसी कंट्री का पार्ट है जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपने सपने देखें और उन सपनों को पूरा कर सकें। ये बहुत कम लोगों के लिए अवेलेबल है पूरी दुनिया में। तो जब ऐसी कंट्री का पार्ट हैं तो आप अपने सपने देखकर उसको पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए। तो तुम्हारे साथ में आमिर, न केवल आमिर, एक वन्य अधिकारी, भारतीय वन्य अधिकारी, आप हमारे साथ में जुड़े हुए थे, बात की पूरी चर्चा की, और आपने सफलता का उस रस का रसवादन हमें भी कराने का प्रयास किया। पूरी जर्नी, पूरी यात्रा को आपने जो है रूबरू कराया हमें भी और हमारे दर्शकों को भी, और पूरी उम्मीदों से आप जो है अधिकारी बनने जा रहे हैं और न्याय के साथ न्याय कर सकेंगे। हालांकि उन्होंने कहा बेफिक्र रहिए, मेरे से ऐसी उम्मीद मत कीजिएगा जहाँ पे न्याय न कर पाऊँ, किसी के साथ पूरा न्याय करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पूरी बात करने के लिए, पूरी चर्चा करने के लिए, जीवन यात्रा के साथ रूबरू कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।